गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है, कितने प्रकार का है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उसके साथ हमने 3 अवधारणाएं की थी, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। इन 3 अवधारणाओं को करने के बाद हमारा टॉपिक आता है इन तीनों अवधारणाओं में संबंध क्या है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में आपस में क्या संबंध है। संबंध के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेट आता है हमारे फाइनल एग्जाम में, श्योर एंड सर्टेन है। तो इसे आज हम बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक तीनों उदाहरणाओं का आपस में संबंध को समझने से पहले मैं आपको रिफ्रेश करूं तो तीनों उदाहरणाओं की परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी अगर आपको याद हो तो कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद क्या था? टीपी। कुल उत्पाद हमारा था सिग्मा एमपी। सीमांत उत्पाद का जोड़ या फॉर्मूला के रूप में अगर हम लें तो औसत उत्पाद गुणा परिवर्तनशील लागत, तो कुल उत्पाद निकल आएगा। या मैं यूं कहूं कि एक निश्चित समय में, चाहे वो 1 साल है, 1 मंथ है, 1 दिन है, कोई भी ले लीजिए, उसमें उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा कुल उत्पाद था। यानी टोटल 1 साल में हमने एग्जांपल लिया था कितनी कुर्सियों का उत्पादन किया गया एक फर्म द्वारा, 100 कुर्सियां, 150 कुर्सियां, वो आपका कुल उत्पाद था। उसके बाद औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या था? कुल उत्पाद को यदि मैं परिवर्तनशील लागत से भाग कर दूं, परिवर्तनशील कारक से, साधन से, तो हमारा औसत उत्पाद निकल आएगा। यानी परिवर्ती आगत का प्रति इकाई निर्गत, या इसे मैं कहूं प्रति इकाई शब्द हमें ध्यान में रखना है औसत उत्पाद की बात आते ही। और तीसरा हमारा था सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद का मतलब था परिवर्तन, अतिरिक्त इकाई। इसे मैं अतिरिक्त इकाई के रूप में परिभाषित करूंगा। अतिरिक्त इकाई कैसे? इसका सूत्र भी था हमारा टीपीएन, यानी परिवर्तनशील कारक की एक इकाई को कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है बाद में और पहले, कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन आता है, वो सीमांत उत्पाद है। या मैं इसे यूं कह सकता हूं डेल टीपी बाई डेल एल, यानी परिवर्तनशील कुल उत्पाद को अगर परिवर्तनशील कारक से भाग कर दूं तो भी सीमांत उत्पाद निकल आएगा। तो ये हमारा 3 अवधारणाएं थी। इन तीनों अवधारणाओं के संबंध पे क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आज हम करते हैं, पहले लेते हैं टीपी। दोनों का संबंध है एमपी से ही आता है। एमपी का कई बार पूछ लेता है एपी से, और कई बार पूछ लेता है एमपी से टीपी से, यानी सीमांत उत्पाद का और कुल उत्पाद का संबंध, सीमांत उत्पाद का और औसत उत्पाद का संबंध। एक टेबल हमने बनाई थी, 2 कारक थे हमारे, शिखर कारक था एक तो भूमि, और एक था परिवर्तनशील कारक, श्रम ले लेते हैं, परिवर्ती कारक और शेथर कारक, ठीक है। इसके बाद एमपी और टीपी। शिखर कारक हम शिखर इलाका रख लेते हैं। मान लिया एक इकाई है उसकी भूमि की, और लेबर हम बढ़ाते जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेबल का रट्टा नहीं लगाना है बेटा,
सिर्फ टेबल बनाते समय हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि पहले हम एमपी बना लेंगे तो आप लोगों के लिए सरल होगा। और एमपी यानी सीमांत उत्पाद बनाते समय एक बात हम ध्यान रखेंगे, सीमांत उत्पाद बढ़ते स्तर पे, शून्य पे और घटते स्तर पे बना लेंगे। यानी कोई भी ले लीजिए 2 3 4, कोई भी 0 -1, ठीक है। टीपी, टीपी क्या है? सिग्मा एमपी। ये देखिए सिग्मा एमपी, सिग्मा एमपी का मतलब इनका हम जोड़ करते जाएंगे, टीपी निकल आएगा 2 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 1 15 15 में 0 जोड़ा 15 और 15 में से 1 घटा दिया 14। ये हमारा टेबल बन जाएगी। तो पहले हम टेबल अगर अच्छे से बना लेंगे तो हमें संबंध प्रकट करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक काम और करते हैं, टेबल बनाने के बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, 0। यहाँ क्या लेना है हमें? लेबर, परिवर्तनशील कारक, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और यहाँ आप टीपी और एमपी ले लीजिए, ठीक है दोनों। अब देखिए श्रम 8 तक है, मैं यहाँ निशान लगा लेता हूँ। आपके पास ग्राफ होगा, उस ग्राफ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर ये है आपका टीपी और एमपी दोनों 15 तक मान लीजिए। तो 5 10 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, पहले बना लीजिए डायग्राम। श्रम जब 1 है तो एमपी कितना है? श्रम जब 1 है तो एमपी है 2, यानी 1 2 3 4, 1 2 यहाँ, ठीक है। उसके बाद श्रम है 2 तो एमपी है 3, श्रम है 2 एमपी है इसकी सीध में, ठीक है 3। श्रम है 3, ये रहा 3, और एमपी है 4, दिखाई दे रहा है बेटा आपको 4। श्रम है 4, ये रहा, तो एमपी है 3, ये लीजिए 3। श्रम है 5, ये रहा, तो एमपी है 2, घट गया है 2 इसकी सीध में, ठीक है। श्रम है 6 तो एमपी है 1, ये लीजिए। श्रम है 7, ये रहा 7, तो एमपी क्या होगा 0, ये एमपी वाला है 0, यहाँ इस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। श्रम है 8, ये रहा 8, तो एमपी है -1, -1 का मतलब है ये आपने ग्राफ में किया होगा, नीचे चला जाएगा 1। ये हमारा एमपी कर्व बन गया, ठीक है एमपी। अब देखते हैं टीपी, टीपी बनाते हैं। श्रम जब 1 था तो टीपी 2 है, ये रहा 2। श्रम जब 2 है तो टीपी है 5, ये रहा 5 इसकी सीध में। श्रम जब 3 है तो टीपी है 9, 9 का मतलब 5 6 7 8 9 इसकी सीध में, इसकी सीध में लगा लेता हूं। श्रम जब 4 है तो टीपी है 12 12 11 12 13 14 11 12 इसकी सीध में, और ये 4 की सीध में, ठीक है। और श्रम जब 5 है तो टीपी है 14 14 इसकी सीध में, और कहां से 11 12 13 14 इसकी सीध में, ये लीजिए हमारा 14 ही आ गया। इसके बाद श्रम 6 है तो टीपी है 15 15 इसकी सीध में। श्रम जब 7 है तो भी टीपी 15 ही रहेगा, और श्रम जब 8 है तो टीपी घट के 14 आ जाएगा इसकी, ये लीजिए। ये हमारा बन गया है
टीपी। ठीक है, ये हमारा कर्व बन गया। अब हम संबंध की बात करते हैं। संबंध कैसे लिखेंगे? संबंध यहां टेबल पे चले आइए। टेबल पे आपको दिखाई देगा, निशान मैंने थोड़े मिटो दिए हैं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, दिखाई ठीक दे जाए बेटा। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए एमपी। यहां देखिए एमपी पहले कितना था बेटा? 2। 2 से कितना हुआ? 3, यानी बढ़ा। और उसके बाद कितना हुआ? 4, यानी एमपी बढ़ रहा है। पहला संबंध, एमपी बढ़ रहा है। ठीक है, एमपी बढ़ रहा है तो टीपी क्या कर रहा है? टीपी को देखिए, 2 से 5, यानी ये भी बढ़ा है, और 5 से 9, इसका मतलब है टीपी भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा संबंध है। जब एमपी बढ़ रहा होता है, यानी सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है, तो कुल उत्पाद भी बढ़ रहा होता है। परंतु किंतु एक बात और ध्यान दीजिए, एमपी कितना बढ़ा? एमपी 2 से 3 1 गया, और टीपी कितना बढ़ा बेटा? 2 से 5, यानी 3, यानी कौन सा ज्यादा बढ़ा? एमपी 1 बढ़ा तो ये 3 बढ़ा, इसका मतलब टीपी ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद 3 से 4, यहां इस संबंध को अपने आप से देखिए, 2 से 3 और 3 से 4 समान रूप से बढ़ रहा है। परंतु यहां देखिए 2 से 5 गया, 3 गया, और 5 से 9 गया तो 4 गया। यहाँ 3 ही बढ़ता तो समान रूप से बढ़ता, इसका मतलब 3 से 4 बढ़ा है, तो इसका मतलब बढ़ती दर पर बढ़ रहा है। तो ये हमारा संबंध है। एमपी जब बढ़ रहा होता है तो टीपी भी बढ़ रहा होता है, परंतु टीपी बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है। ठीक है, बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है। एक संबंध हमारा ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है? ये एमपी बढ़ रहा था तब टीपी बढ़ती दर पर बढ़ रहा था। दूसरा देखिए एमपी घट रहा है। यहाँ 4 से 3 आया है, 3 से 2 आया है, 2 से 1 आया है, यानी घट रहा है। जब एमपी घट रहा है तो टीपी को देखिए, टीपी क्या कर रहा है? टीपी 9 से 12 बढ़ा है, 12 से 14, यहां भी बढ़ा है, 14 से 15, यानी इस स्थिति में जब एमपी घट रहा है तो टीपी बढ़ रहा है। परंतु एक बात और देखिए, यहां जब एमपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कुल उत्पाद बढ़ तो रहा है, परंतु 9 से 12 कितना बढ़ा बेटा? 3, और 12 से 14 कितना बढ़ा? 2, यानी अगर 3 यहाँ 3 बढ़ा, अगर यहाँ 4 बढ़ता फिर तो बढ़ती दर पर बढ़ता, अगर यहाँ 3 ही और बढ़ता तो समान दर पे बढ़ता, अगर 3 की बजाय यहाँ 2 बढ़ रहा है तो इसका मतलब बढ़ तो रहा है, परंतु घटती दर पर बढ़ रहा है। 2 से उसके बाद 14 से 15 देखिए 1 ही बढ़ा, इसका मतलब घटती दर पर बढ़ रहा है। जब एमपी घट रहा होता है तो टीपी बढ़ रहा होता है, परंतु घटती दर पर बढ़ता है, घटती दर पर बढ़ता है। दूसरा संबंध आपको ये दिखाना है। तीसरा संबंध क्या है? यहां देखिए बेटा, 0, एमपी 0 है तब टीपी क्या है? ये कहता है जब एमपी 0 है, एमपी 0 है तो टीपी क्या काम करता है? यहां देखिए इस टेबल में सबसे ज्यादा टीपी कब है? टेबल में 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14, यानी 15 सबसे अधिक है। और ये 15 सबसे अधिक है कब? जब एमपी 0 है। बस यही बात हमें बतानी है। जब एमपी 0 है तो टीपी में कोई वृद्धि नहीं होती। 1 से 0 आया, कोई वृद्धि नहीं, 15 का 15, इसका मतलब कोई वृद्धि नहीं, कोई वृद्धि नहीं। एक बात तो, और एक सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब टीपी अधिकतम है।
यानी जब एमपी शून्य है तो टीपी में कोई वृद्धि नहीं होती और टीपी अधिकतम होता है। एक संबंध ये है। चौथा क्या कहता है, यहां देखिए बेटा, एमपी में जब बढ़ रहा है तब वो भी बढ़ रहा है, परंतु एक बार बढ़ती दर से, एक बार बढ़ती दर पे बढ़ रहा है। जब एमपी घट रहा है तो टीपी घटती दर पर बढ़ रहा होता है। जब शून्य है तो अधिकतम है, और जब ऋणात्मक है, माइनस है, जब एमपी ऋणात्मक है तो ऐसी अवस्था में टीपी क्या करता है, टीपी 15 से 14 घट रहा है, यानी घटना शुरू हो जाता है। टीपी घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मुख्य 4 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के संबंध के। ये था हमारा टेबल के हिसाब से। अगर डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो भी देख लीजिए, ये वाला एमपी का है, ये वाला टीपी का है। ये कहता है एमपी बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है, तो टीपी भी बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है, परंतु बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, यानी इससे काफी ऊंचा चला गया है ना, ऊपर चला गया है। इसके ऊपर होता तो समान होता, इससे नीचे होता तो बढ़ तो रहा होता, परंतु घटती दर पर बढ़ रहा होता। अब ये बढ़ती दर पर बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा कहता है एमपी घट रहा है। एमपी यहां देखिए, यहां से आगे घटना शुरू हो गया है। एमपी घट रहा है तो टीपी, ये देखिए टीपी अभी भी बढ़ रहा है, परंतु बढ़ कैसे रहा है, घटती दर पर बढ़ रहा है। इसकी बजाय स्लोप कम हो गया है। इसके बाद ये कहता है एमपी जब शून्य है, एमपी जब शून्य है तो देखिए, एमपी जब शून्य है तो टीपी अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं है क्रम में। ठीक है, उसके बाद कहता है एमपी जब ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक होना शुरू हुआ, वैसे ही टीपी घटना शुरू हो गया। तो ये 4 मुख्य संबंध हमें यदि वो पूछ लेता है कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है, तो आप सबसे पहले बताओगे जब तक सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है, कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है, जब एमपी घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू होता है, तो टीपी घट तो रहा, बढ़ तो रहा है, परंतु ह्रासमान दर पर या घटती दर पर बढ़ रहा है। जब एमपी शून्य है तो टीपी में कोई वृद्धि नहीं होती, यहाँ 15 का 15 ही रहा, और अधिकतम होता है। जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी गिरना शुरू हो जाता है। ये था हमारा टीपी और एमपी में संबंध। अब अगर वो दूसरे हिसाब से पूछ ले, वो कह दे टीपी और एपी में संबंध है, तो आप क्या बताओगे, टीपी और एमपी में संबंध देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, पहले आपको एमपी ही बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, टीपी और एमपी सॉरी, और टीपी बनाते समय 2-3, इसको मैं थोड़ा सा टीपी को इधर बनाऊंगा ताकि अगर 2 3 5 4 9 3 12 14 15 15 14, और एपी कितना था बेटा, एपी था टीपी बाई एल, यानी टीपी को अगर एल से भाग कर दूं तो 1 दूनी 2, तो आपका श्रम से भाग कर दूं तो आपका आ जाएगा 5 को 2 से भाग करूंगा तो 2 दूनी 4, 1 10 2 5 10, 2 दूनी 5, 3 9 को 3 से भाग करूं तो 3 तिया 9, 12 को 4 से भाग करूं तो 4 तिया 12, और 14 को 5 से भाग करूं तो 5 दूनी 10, 5 8 40। ठीक है, 6 को 15 से भाग करूं तो 6 दूनी 12, 3 30, 6 5 30, और 15 को 7 से भाग करूं तो 7 दूनी 14, 1 10, 7 एकम 7, 14 को 8 से भाग करूं तो 8 एकम 8, 6 60 856। ठीक है, ये हमारा एपी आ गया। अब हमें टीपी तो मैंने बनाया था एपी निकालने के लिए,
ये हमारे पास आ गया एमपी और एपी। इसका डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद हम इसका संबंध करेंगे। ठीक है, डायग्राम वही बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ श्रम रहेगा और यहाँ इसको थोड़ा सा खुला कर देता हूं मैं। एपी और एमपी दिखाना है हमें। एपी और एमपी में कहाँ तक जाना है? 4 एक की चाहिए हमें, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ देखिए श्रम जब 1 है तो टीपी एमपी 2 है। श्रम जब 2 है तो एमपी 3 है। श्रम जब 3 है तो एमपी 4 है, ये लीजिए 4। श्रम जब 4 है तो एमपी 3 है। श्रम जब 5 है तो एमपी 2 है। श्रम जब 6 है तो एमपी 1 है। और श्रम जब 7 है तो एमपी 0 है। और श्रम जब 8 है तो एमपी -1 है। ठीक है, यहाँ ये हमारा बन गया बेटा एमपी। इसके ऊपर सही नहीं आ पाया। अब एपी बना लेते हैं। श्रम जब 1 है तो एमपी 2 है। श्रम जब 2 है तो एमपी 2.5 है। 2.5 का मतलब है यहाँ सी ले लेते हैं। श्रम जब 3 है तो एमपी 4 है। 4 कहाँ? यहाँ। श्रम जब नहीं बेटा, गलत पकड़ गया मैं, सॉरी, दोबारा देखिए। श्रम जब 1 है तो एपी 2 है, ये रहा 2। श्रम जब 2 है तो एपी 2.5 है। श्रम जब 3 है तो एपी 3 है, ये लीजिए 1 2 3, ये लीजिए 3। ठीक है, और श्रम जब 4 है तो एपी फिर 3 है। ठीक है, श्रम जब 5 है तो एपी 2.8 है। 2.8 का मतलब है यहाँ से हो जाएगा। और श्रम जब 6 है तो एपी 2.5 है, 2.5 यहाँ हो जाएगा। और श्रम जब 7 है तो एपी 2.1 है, ये लीजिए। और श्रम जब 8 है तो एपी 1.7 है। ये बन गया बेटा एपी। ये हमारा कर्व बन गया और टेबल बन गई। अब हम संबंध स्थापित करते हैं एपी और एमपी में। ठीक है, एपी और एमपी में 1 नंबर, सिर्फ टेबल को देखिए, डायग्राम को देखिए, कोई रट्टा नहीं लगाना। एक बात तो आप अंदाजा लगाइए, सबसे पहला तो जो इस टेबल से पूछने की जरूरत ही नहीं है, एपी और एमपी दोनों का अनुमान किस बात से लगाया गया? टीपी से। तो एक संबंध तो ये है, दोनों में टीपी से अनुमान लगाया जाता है, यानी कुल उत्पाद से ही अनुमान लगाया जाता है, चाहे वो एपी है चाहे वो एमपी है। ठीक है, और थोड़ा ठीक कर दूं क्या? एपी और ये एमपी। ठीक है, अब दूसरा संबंध देखिए। दूसरा संबंध क्या है बेटा? यहां ये बात देखने की कोशिश कीजिए। एपी 2 से 2.5 आया, 2.5 से 3 आया, यानी यहां तक ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है तो एमपी क्या कर रहा है? एमपी भी बढ़ रहा है, 2 से 3, 3 से 4, यानी जब एपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? एपी बढ़ता है 2 से 2.5, 2.5 से 3, 2 से 3, ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। परंतु एक अंतर भी देखिए संबंध के साथ। एपी बढ़ रहा है तो एमपी बढ़ रहा है, परंतु एपी देखिए 2 से 2.5 आया, यानी आधा बढ़ा। 2.5 से 3, ये भी आधा बढ़ा। परंतु ये देखिए 2 से 3, यानी 1 बढ़ा, इससे तो दुगना बढ़ा ना, फालतू बढ़ा। 3 से 4, 1 बढ़ा, यानी
एपी बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, परंतु एमपी एपी से अधिक तेजी से बढ़ता है। ये देखिए, अगर यहाँ इसी कर्व पे बढ़ता तो समान दर पे बढ़ता, अगर इससे नीचे आता कर्व तो घटती दर पर बढ़ता, अभी बढ़ती दर पर बढ़ रहा है। इसका मतलब एमपी एपी से तेजी से बढ़ता है, अधिक तेजी से बढ़ता है। यानी दूसरा संबंध हमारा क्या है, एपी बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, परंतु एमपी एपी से अधिक तेजी से बढ़ता है। अब देखिए घटना 3 से 2.8 आया, 2.8 से 2.5 आया, यानी घट रहा है। यानी तीसरा संबंध है हमारा एपी घटता है तो एमपी क्या करता है, 3 से 2, 2 से 1, ये भी घट रहा है। परंतु वही बात 3 से 2.8 0.2 घटा 1 इकाई का, 2.8 से 2.5 1 इकाई का सिर्फ 0.3 घटा, और जबकि ये पूरी इकाई घट रहा है 3 से 2 1, 2 से 1 1 इकाई घट गया। इसका मतलब है वहां जब एमपी तेजी से बढ़ रहा था तो ऐसी अवस्था में घट भी तेजी से रहा है। ठीक है, एमपी एपी से अधिक तेजी से घटता है। ये हमारा तीसरा संबंध है। चौथा एमपी, यहां देखिए एपी, सॉरी एमपी नहीं, एपी औसत उत्पाद सबसे अधिक कब है, 2, 2.5, 3, 3, 2.5, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7। इसका मतलब अधिक तो यही है, इससे आगे नहीं गया। ठीक है, यानी एपी अधिकतम है, एपी अधिकतम है तो एमपी क्या करता है, एमपी ये 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब एमपी एपी के बराबर है। चौथा संबंध है हमारा, जब एपी औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद उसके बराबर होता है। और एक संबंध और देखते हैं हम, एमपी देखिए धनात्मक है यहाँ तक, यानी प्लस पॉजिटिव है, ये शून्य है और ये माइनस है, ऋणात्मक है। यानी एमपी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, परंतु क्या एपी तीनों होता है बेटा, जी नहीं। कहीं शून्य दिखाई दे रहा है आपको टेबल में, नहीं, और ना ही ऋणात्मक है। इसका मतलब है एपी हमेशा ही सदा धनात्मक होता है। यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, अगर ऋणात्मक होता तो इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता, अगर शून्य होता तो इस एक्स एक्सिस को छूता। इसका मतलब है एपी हमेशा ही, औसत उत्पाद हमेशा ही धनात्मक होता है, जबकि सीमांत उत्पाद धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। तो ये हमारे 2 संबंध थे। क्वेश्चन, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है, ये टॉपिक हमारा यहीं क्लियर होता है। इसमें से ये क्वेश्चन दोनों बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं आपको। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। अगर कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध आ जाता है तो आपको पहले कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों की परिभाषाएं बतानी है बेटा, और उसके बाद परिभाषाएं बताने के बाद अलग से फॉर्मूला लिख देना, और उसके बाद ये टेबल बनानी है, उसके बाद ये कर्व बनाना है, और 4 संबंध जो हमने बात किए थे वो बता देना है। अगर आपको औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध अंतर आ जाए तो ऐसी अवस्था में हमने दोनों की परिभाषाएं पहले लिखनी है, दोनों के फॉर्मूला लिखने हैं, टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है और संबंध बता दीजिए। अगर आपको 6 नंबर का आता है तो 6 नंबर आपके कंप्लीट हैं, 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर में आप चारों पॉइंट बता दोगे वही काफ़ी है, परंतु यदि डायग्राम बना देते हो तो और बेहतर रहता है। आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है ऐसी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कॉन्टैक्ट मी। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।